गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसी तरीके से आज हम इसके क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस क्या होता है, उसके कोजेस क्या होते हैं, कैसे आप उसको असेस करेंगे कि ये पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस का है, उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और पोटेशियम का क्या होता है और कैल्शियम का वहाँ पर क्या लेवल होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, और कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस। एल्केनोसिस की कंडीशन हम लोगों ने जानी का, जैसे कि हमने एसिडोसिस देखा था उसी तरीके से एल्केनोसिस कि एल्केनोसिस होता क्या है। एल्केनोसिस जब आपका हाइड्रोजन प्लस आयंस जो है, हाइड्रोजन प्लस आयंस की क्या हो जाए, इसका लॉस हो जाए, यानी कि एसिड का लॉस हो जाए तो बेस इंक्रीज हो जाएगा, या SCO3 माइनस इंक्रीज हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए या इसका डिपोजिशन हो जाए, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एल्केनोसिस की कंडीशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयंस इंक्रीज हो जाए, ये लॉस हो जाए यहाँ पर, या फिर आपका हाइड्रोजन प्लस आयंस या फिर आपका CO2 कार्बोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं उसका क्या हो जाए, बॉडी से लॉस हो जाए, या बाइकार्बोनेट आयंस का क्या हो जाए, वहां पर डिपोजिशन हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस की कंडीशन कहलाएगी। राइट, अब इसके कोजेस क्या है, वो कोजेस हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि सबसे पहला कोज होता है इसका कंडीशन इन विच ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो जाए। कौन सी कंडीशन की, कंडीशन इन विच ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन का ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन की कंडीशन में आपका रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये दोनों चीज इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों इंक्रीज होगी तो CO2 का क्या हो जाएगा, CO2 आपकी वॉश आउट हो जाएगी, CO2 वॉश आउट हो जाएगी। इट मींस कार्बोनिक एसिड आपका वॉश आउट हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है तो क्या बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा। जब बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा, कार्बोनिक एसिड आपका CO2 का लॉस होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एल्केनोसिस। कौन सी, रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, पहला कोर्स आपका क्लियर है कि ओवर कंडीशन इन विच ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ, उस कंडीशन में दोनों इंक्रीज होगी जिसकी वजह से CO2 वॉश आउट होगी, वॉश आउट होगी उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट बॉडी में इंक्रीज होगा, जो कि बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे ही आपका एसिड का लॉस होगा, बेस बढ़ेगा उस कंडीशन में, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस। ठीक है, फर्स्ट कोज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कोज अब देखते हैं हम लोग कि हिस्टीरिया की कंडीशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हिस्टीरिया क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें कंडीशन क्या कर, इसमें क्या होता है, पेशेंट ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन तेज गति से तेज वो सांस लेने लगता है। ठीक है, हिस्टीरिया क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट एक्सेसिव ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन रेट उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट क्या हो जाता है, एक्सेसिव ब्रीदिंग होती है, एंजाइटी फील होती है पेशेंट को। क्या होता है, एंजाइटी फील होती है पेशेंट को। इस एंजाइटी की वजह से पेशेंट क्या करता है, एक्सेसिव ब्रीदिंग करता है। एक्सेसिव ब्रीदिंग की कंडीशन में क्या होगा, उसका पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट एंड क्या होगा, डेप्थ दोनों इंक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में वही आपका CO2 कार्बोनिक एसिड का लॉस होगा, कार्बोनिक एसिड का लॉस होगा तो उस कंडीशन में बेस इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केनोसिस डेवलप होगा। अब हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन, हाइपर वेंटिलेशन, उसमें हमने आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपो वेंटिलेशन, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग हाइपर वेंटिलेशन बाय वेंटिलेटर। अगर पेशेंट
हॉस्पिटल सेटिंग में है और पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है, तो उस कंडीशन में अगर वेंटिलेटर की सेटिंग प्रॉपरली आपने नहीं की है, उसको सीपेप मोड पे करना है या बाईपेप मोड पे रखना है, या पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका खुद का रेस्पिरेशन कितना है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको सेटिंग्स उसकी चेंज करनी पड़ती है। बाय द वे आपने सेटिंग चेंज नहीं की और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है वेंटिलेटर सेटिंग की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में मोर CO2 वॉश आउट होगी, ज्यादा अमाउंट में CO2 वॉश आउट होगी तो आपका कार्बोनिक एसिड का लॉस होगा। अगर कार्बोनिक एसिड का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, आपका बेस इंक्रीज होगा। बेस इंक्रीज होगा वो कंडीशन कहलाएगी आपकी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोज की अगर बात करूं तो नेक्स्ट कोज में आपका आता है फीवर। नेक्स्ट कॉज नंबर 4 फीवर। जैसा कि आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर होता है उस कंडीशन में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपकी मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज होगा तो उतनी ही अमाउंट में आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो CO2 क्या होगी, फॉर्मेशन होगा। ज्यादा अमाउंट में CO2 का फॉर्मेशन होगा तो ये CO2 क्या होगी, बॉडी से वॉश आउट होगी। अगर वॉश आउट, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। जब भी टेम्परेचर होता है पेशेंट का, हमने देखा होगा जब भी वाइटल्स अगर आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, जब भी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर दोनों इंक्रीज होगी तो CO2 ज्यादा अमाउंट में वॉश आउट होगा। CO2 क्या है, कार्बोनिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा अमाउंट में अगर एसिड का लॉस होगा बेस इंक्रीज होगा तो आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होगा। क्लियर है। नेक्स्ट कोज की मैं बात करूं, नेक्स्ट कोज होता है आपका पेन। नेक्स्ट कोज नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कोज नंबर 5 है आपका पेन। कि पेन की कंडीशन में कि हो या पेशेंट को पेन हो या फियर की कंडीशन हो, उस कंडीशन में पेशेंट का क्या होता है, जब भी पेशेंट को पेन होगा तो उस कंडीशन में ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। पेन की कंडीशन में क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन होता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। पेन की कंडीशन में पेशेंट का ओवर स्टिमुलेशन होता है, किसका, रेस्पिरेटरी सेंटर का ओवर स्टिमुलेशन होगा तो CO2 ज्यादा अमाउंट में वॉश आउट होगी, और CO2 वॉश आउट होगी अगर उस कंडीशन में तो बेस इंक्रीज होगा और कंडीशन डेवलप होगी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन। अब नेक्स्ट कोज आता है आपका हाइपोक्सिया की कंडीशन। कोज नंबर 6 की अगर बात करूं मैं, हाइपोक्सिया। अब आप बोलेंगे कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में कैसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होता है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में कैसे हाइपोक्सिया डेवलप होता है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, CO2 इंक्रीज होगी तो O2 डिक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि मेटाबॉलिज्म आपका हाइपोक्सिया की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगा, आपका इंपेयर्ड होगा। उसकी वजह से क्या होगा, CO2 क्या होगी, इंक्रीज। CO2 क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में CO2 आपकी इंक्रीज होगी, CO2 ज्यादा इंक्रीज होगी। ऑक्सीजन का क्या होगा इस कंडीशन में, ऑक्सीजन इस कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म इंपेयर्ड होगा, CO2 इंक्रीज होगी और आपका ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होता है इस कंडीशन में। CO2 इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, तो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, फिर वापस से वही देखो पहले वाली मैकेनिज्म आप देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। CO2 ज्यादा डिपोजिशन हो रही है बॉडी में तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन की वजह से आपका स्टिमुलेशन की वजह से CO2 जब बॉडी से क्या होगा, CO2 का वॉश आउट होगा। लंग्स CO2 को ज्यादा अमाउंट में बॉडी से लॉस करवाएंगे उसका, और CO2 वॉश आउट होगी तो उस कंडीशन में बेस इंक्रीज होगा। बेस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कोज नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7वां कोज है आपका, कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि एस्प्रिन, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ड्रग्स की बात करूं मैं, कोज नंबर 7
एस्प्रिन नाम सुना होगा आपने, टैबलेट एस्प्रिन, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। अगर इस ड्रग्स को आप ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है इसमें, तो ये क्या करती है, अगर इस ड्रग को आपने इसकी ड्रग ओवरडोज अगर हो जाए आपको, कौन सी, इस ड्रग की ड्रग्स ओवरडोज, ज्यादा अमाउंट में अगर आपने टेबलेट एस्प्रिन ले ली है, अगर ये टेबलेट एस्प्रिन आपने ले ली है तो उस एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड इसमें आपका सोल्ट होता है, अगर ये ले ली तो ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर लेती है, स्टिमुलेट करती है। ये ड्रग अगर इसकी ओवरडोज आती है तो वही सेम रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या करती है, ये स्टिमुलेशन करवाती है, ओवर स्टिमुलेट करवाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगा तो आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ अगर दोनों इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में CO2 ज्यादा अमाउंट में बॉडी से वॉश आउट होगी, और वॉश आउट होगी अगर ज्यादा अमाउंट में तो क्या होगा, एसिड का लॉस होगा और बेस बॉडी में बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होगा। तो सारी चीज क्लियर समझ में आ गई, 7 के 7 कोज समझ में आया होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि फर्स्ट कोज है आपका ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का अगर रेस्पिरेशन सेंटर का ओवर स्टिमुलेशन होगा तो उस कंडीशन में भी, सेकंड आपका हिस्टीरिया, थर्ड कोज है आपका हाइपरवेंटिलेशन, फोर्थ कोज है आपका फीवर, फिफ्थ है आपका पेन, हाइपोक्सिया और ड्रग्स ओवरडोज। ड्रग्स में आपका टैबलेट एस्प्रिन जिसमें कि सोल्ट होता है आपका एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टेबलेट से रिलेटेड, अगर टेबलेट एस्प्रिन की ओवरडोज हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा या मेटाबॉलिक डेवलप होगा, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका असेसमेंट, कि कैसे आप असेस करेंगे इसको। असेसमेंट कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, आप ये चीज कैसे असेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करेंगे हम किस बेस पे डिस्कस करेंगे कि इनिशियल स्टेज में क्या होगा पेशेंट का, इनिशियल स्टेज में रेस्पिरेशन रेट, इनिशियल स्टेज में पेशेंट का क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होगा, पेशेंट का डिक्रीज होगा, स्लो होगा उस कंडीशन में। इनिशियल स्टेज में पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट है और डेप्थ दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा उस कंडीशन में। टैकीपनिया की कंडीशन इनिशियल में टैकीपनिया होगा, ठीक है। शुरुआत की कंडीशन में इनिशियल स्टेज में आपका इंक्रीज होगा, टैकीपनिया होगा, डेवलप होगा। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, टैकीपनिया होगा। देन उसके बाद में इसका क्या होगा, इनिशियल स्टेज में इंक्रीज होगा, देन थोड़ी देर बाद में आपका रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो पहला आप इसको पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कैसे असेस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कल हमने डिस्कस किया था, सेम वही चीज। पहला पैटर्न आपके पास में फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में टैकीपनिया की कंडीशन होगी, देन उसके बाद में आपका रेस्पिरेशन एंड डेप्थ दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी चीज अगर आप देखें पेशेंट को तो हेडेक पेशेंट को देखने को मिलेगा, आपको पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा। और उसके अलावा और क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में वर्टाइगो, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या मैं मेंटल स्टेटस की बात करूं, अगर पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करूं या मेंटल स्टेटस की बात करूं तो वो पेशेंट का क्या देखने को मिलेगा, चेंजेज होगा, लॉस होगा पेशेंट में। मेंटल स्टेटस पेशेंट का क्या होगा, चेंजेज होगा, इंपेयर्ड होगा इसका। दूसरा अगर आपका है फिजिकल एग्जामिनेशन में ही, सेकंड अगर मैं देखूं, फर्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या मेंटल स्टेटस का चेंज होगा पेशेंट का। दूसरा आप कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, एबीजी एनालिसिस इज द ऑथेंटिक, एबीजी एनालिसिस इज द ऑथेंटिक कंफर्मेशन है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। एबीजी एनालिसिस करते हैं ना पेशेंट का, एबीजी सैंपल भेजते हैं हम लोग पेशेंट का, अगले लेक्चर में एबीजी भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस तरह देख सकते हो उसको पेशेंट को, ठीक है।
कि हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखा था कि पेशेंट का जो पोटेशियम का लेवल था वो बढ़ता है और इसमें पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होता है। तो पोटेशियम का लेवल अगर डिक्रीज होगा, ये तो आप असेसमेंट कर लेंगे इस तरह पेशेंट को, इस आधार पर फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा और एबीजी एनालिसिस के द्वारा पेशेंट को आप असेस कर लेंगे कि इसको पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे हम लोग कि लेवल ऑफ पोटेशियम का क्या फर्क पड़ता है इस कंडीशन में। लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में पोटेशियम का क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाइपोकैलेमिया डेवलप होता है। वो आपको फिजियोलॉजी में समझा चुका लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, उसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कि पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। उसकी वजह से क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ टो, टिंगलिंग ऑफ टो आपको देखने को मिलेगा, टिंगलिंग ऑफ टो देखने को मिलेगा, आपकी टोज है उनमें सेंसेशन, झंझनाहट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टोज एंड फिंगर्स, टो में और जो फिंगर्स है आपकी, ठीक है, टिंगलिंग ऑफ टो एंड फिंगर्स आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और क्या देखने को मिलेगा, पैरेस्थेसिस देखने को मिलेगा। सेकंड आपका है सिम्टम पैरेस्थेसिस, पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन। पैरेस्थेसिस मींस पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन, पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन, पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन आपको देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं पैरेस्थेसिस। तो पोटेशियम हाइपोकैलेमिया की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ टो एंड फिंगर्स देखने को मिलेगा, पैरेस्थेसिस का ध्यान रखिएगा। पिन प्रिकिंग लाइक सेंसेशन, आपको बॉडी में पिन चुभने जैसे सेंसेशन महसूस होंगे पेशेंट में। ठीक है, और इसकी वजह से आपको हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा, यानी कैल्शियम का जो लेवल है वो भी आपका डिक्रीज होगा। आपका कैल्शियम का जो लेवल है वो कैल्शियम का लेवल भी क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा पेशेंट में। किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में आपको हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको कन्वल्जन्स होंगे, टिटेनी देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होगा, आपको कन्वल्जन्स और टिटेनी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ टिंगलिंग सेंसेशन, उसी तरह आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कन्वल्जन्स और टिटेनी दोनों देखने को मिलेंगे। पेशेंट को कन्वल्जन्स आएंगे, कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे, और दूसरी टिटेनी आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या, कन्वल्जन्स पेशेंट को देखने को मिलेंगे और टिटेनी देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में जो पेशेंट को कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं, एक रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का पेशेंट है, उसकी एज इतनी है, उसमें कन्वल्जन्स देखने को मिल रहे हैं, क्या कारण है उसका, कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, पोटेशियम की इंक्रीज होने की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपका राइट आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको टिटेनी और दूसरा कन्वल्जन्स देखने को मिलेगा। अब बात आती है आपके ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे पेशेंट को, अब ट्रीटमेंट की बात आ जाती है पेशेंट की। ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्पिरेशन के लिए बोलेंगे, उसको एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग बोलेंगे पेशेंट को, कि पेशेंट एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग करे, एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, CO2 का लॉस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ब्रीदिंग होल्ड करे, वो ब्रीदिंग को क्या करे, होल्ड कर ले कुछ टाइम के लिए, ब्रीदिंग को कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, होल्ड कर लेगा वो पेशेंट। ठीक है, वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग, पेशेंट को बोलेंगे कि वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग, वॉलेंट्री पेशेंट कुछ टाइम के लिए ब्रीथ को होल्ड कर ले, स्लो स्लो रेस्पिरेशन करे, ताकि CO2 का कम अमाउंट में लॉस हो। दूसरी चीज हम बात करें, यूज ऑफ रीब्रीदिंग मास्क, नाम सुना होगा O2 इनहेलेशन में आप लोगों ने, कौन से मास्क का यूज करेंगे, यूज ऑफ रीब्रीदिंग मास्क, कौन एक से मास्क का यूज करेंगे, रीब्रीदिंग मास्क। इस रीब्रीदिंग मास्क में क्या होता है, एक रिजर्वायर बैग होता है, उस रिजर्वायर बैग में CO2
रह जाती है। जब भी आप एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में CO2 आपकी रिजर्व रह जाती है। जब से आप दोबारा से इंस्पिरेशन करते हैं तो ये CO2 वापस से बॉडी में चली जाती है। तो ये CO2 कार्बोनिक एसिड है, तो इस लॉस इसका क्या करवाएगा, इसको बैलेंस करने का काम करेगा। तो कौन सा मास्क आप यूज करते हैं, फ्री ब्रीदिंग मास्क यूज कर सकते हैं, वॉलेंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग कर सकते हैं पेशेंट को। अब कैल्शियम की क्या हो रही है, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है, तो एडमिनिस्टर करोगे आप, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या एडमिनिस्टर करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम हमेशा कंसंट्रेशन पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको डाइल्यूट करके दिया था 10 का रूल ऑफ 10। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा रूल ऑफ 10 कि 10 ml आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया तो 10 ml में उसको डिसॉल्व करना है, 10 मिनट में आपको देना है, और पेशेंट शुड बी ऑन कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर पर होना चाहिए। ये 10 का रूल कहता है क्या कि 10 ml अगर आपने दिया है कैल्शियम ग्लूकोनेट तो पेशेंट को 10 ml में उसको डाइल्यूट करोगे, 10 मिनट्स में आपको स्लो उसको देना है, और पेशेंट शुड बी ऑन कार्डियक मॉनिटर। हमेशा पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये चीज आप उसको दे सकते हैं। और उसके अलावा क्या दे सकते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है ना, कि इनमें से रूट कोज क्या है, कोज क्या करेंगे आप, ट्रीट अंडरलाइन कोज, ट्रीट अंडरलाइन कोज, कि जो भी कोज है इनमें से उसको आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे फिर, ठीक है। जो भी कोज है इसमें से उसको आप क्या करेंगे, ट्रीट करना होगा आपको। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करेंगे, आप सडेशन दे सकते हैं पेशेंट को, सडेशन एडमिनिस्टर। सेडेटिव ड्रग्स मैंने कल डिस्कस की थी आपसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, ड्रग्स में। तो अगर इसमें पेशेंट को क्या हो रहा है, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर आपका ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड का लॉस हो रहा है, तो आप पेशेंट को सेडेटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक बार उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।